अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। सब भाइयों के लिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँचा सकूँ मैं, ठीक है। जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो तब तो हमें तो कोई भी इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे भाई उधर से आ रहे हैं उनके लिए मैं जितनी भी मतलब मुझसे इन्फॉर्मेशन हो सके मैं उनको दूँ। और जिन भाइयों के मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे सका तो उनके लिए भाई माज़रत सॉरी। और आज भी मैंने मतलब जैसे भी करके अपना टाइम निकाला और एक भाई के पास बैठा हुआ हूँ, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ ताकि आप लोगों तक भी सब इन्फॉर्मेशन मिले। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने ये भी मैसेज किए थे, विकास भाई टीआरसी का कैसा मतलब प्रोसेस है और यहाँ पर काम में कितनी सैलरी मिल जाती है और कैसे-कैसे काम है। तो इंशाल्लाह आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो चलो बात करते हैं फ़िदा भाई से। जिन लोगों को भाई मेरी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और शेयर मैं इसलिए कहता हूं कि यार शेयर अपने दोस्तों तक करें वीडियो ताकि उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर किसी को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो भाई नीचे कमेंट करें और तब सबको जो है ना वो बताया जाए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर मुझसे अच्छी कोई इन्फॉर्मेशन मतलब आपको है तो प्लीज़ यार एक दूसरे की हेल्प किया करो, ठीक है। तो चलो बात शुरू करते हैं। ऐसे टाइम काफ़ी हो जाता है और आप लोगों ने पहले भी कहा था कि यार विकास भाई थोड़ी वीडियो जो है ना वो छोटी बनाया करो। भाई छोटी वीडियो में आप लोगों को कैसे मैं मतलब पूरा अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जी फ़िदा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, ठीक-ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िदा भाई आपको कितनी देर हो गई इधर आए हुए रोमानिया में? जी, हमें यहाँ तकरीबन 7 माह हो गए हैं रोमानिया में आए हुए। ठीक हो गया। तो फ़िदा भाई आपने कहाँ से वीज़ा लिया और कितनी देर में यहाँ तक आप पहुँचे और आप जो भी प्रोसेस है वो आप प्लीज़ जी, यहाँ पे हम यहाँ बताएँ? पाकिस्तान से यहाँ आए थे, एक एजेंसी है हैप्पी होम के नाम से, ठीक है हुँ, जी। उनके ज़रिए हम यहाँ आए थे रोमानिया में। तो यहाँ जो आगे उनकी कंपनी में जो हम आए थे उनका जो है ना समझ लो कि एजेंट था जो आगे उसका माद नाम का था, तुर्किश एक लड़का था। तो उसने हमें एक काम पे लगवाया था तो काफ़ी दिन हमने काम किया, उसने बाद में हमें हटा लिया वहाँ से। और जी, पैसे भी हमें नहीं थे मिले। ठीक है, तकरीबन 8-10 दिन हमने काम किए। वहाँ से हमें वो समझ को लेके जाके हमें किसी और रिहायश में उसने अकोमोडेशन में रख दिया। उधर फिर हम 15 दिन बैठे रहे। 15 दिन के बाद फिर उसने हमें एक काम पे लगवाया, ब्रेड कंपनी थी। जी। तो ब्रेड कंपनी में हमने उसने फिर हमें 4-5 दिन रखा और उधर से फिर वो हमें कहीं और ले गया। तो उधर भी हमें पैसे नहीं थे मिले। ऐसे ही करते-करते काफ़ी 1 माह फिर उसने हमें जो है ना रिहायश में रखा, अकोमोडेशन में ये क्या था आज जाएँगे, तो कल आप जाएँगे। जब अकोमोडेशन में वो आपको रखता तो क्या वो आपको खर्चा वगैरह देता था हाँ, खाने के लिए? खाने का हमें जो है ना सामान ला के देता था, प्रोवाइड करता था खाने का फ़िलहाल। जी, जी। तो वो हम खुद ही बनाते थे, किचन उसने दिया हुआ था एक हमें। जी, वो खुद ही बनाते थे, खाने के पैसे दूसरे दिन, तीसरे दिन दे जाता था वो। हम 7 लड़के थे तकरीबन। वो खुद ही हम जो है ना खाना बना के तो खा लेते थे। तो ऐसे ही करते-करते फिर उसने हमें एक जॉब पे लगाया, फिर तकरीबन 2-2 3-3 बंदे करके उसने ना जॉब उन्हें दी। तो हम 3 लड़के थे पाकिस्तान से। तो हमें एक जगह उसने जॉब दिलवाई थी, तो वो तकरीबन 10 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी थी। मसलन कि 1 हफ़्ता वो दिन की ड्यूटी होती थी 12 घंटे और 1 हफ़्ता जो होती थी वो रात की ड्यूटी होती थी। दिन को तो हमने कर लिया था और रात के जो है ना 12 घंटे वो बहुत मुश्किल होता था, ठीक है? तो फिर हमने उसे कहा कि ये काम हमारे लिए ठीक नहीं है, हम तबीयत भी हमारी ख़राब हो रही है इसमें। तो उसने कहा जी मैं आप कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है जी, यही काम है आपने करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। ज़ाहिर बात है हमने अपनी तबीयत भी देखनी थी, फिर हमने वो कंपनी ही छोड़ दी। हमने कहा कि ठीक है हम नहीं आपके साथ जो है ना अटैच रह सकते। उसने कहा ठीक है जी आप जाओ जहाँ भी जाना है। फिर हम वो कंपनी छोड़ के एक और कंपनी के पास गए। उसने भी हमें यही समझ लें लारे लगाते रहे कि आज करेंगे काम, कल करेंगे। लारे वाली बात ही होती है ना, सादी बात बताऊँ आपको। तो ऐसे ही करते-करते 3 माह उसने हमें वहाँ ही फ़िदा भाई अकोमोडेशन में एक बिठा। एक मेरा सवाल है आपसे कि जब आप यहाँ पे रोमानिया में आए तो आपको कंपनी के जो मतलब चेयरमैन थे, क्या उन्होंने आपको रिसीव किया? कोई कंपनी का आदमी कोई आपको रिसीव करने के लिए आया? हाँ जी, जो हमारे पाकिस्तान से जो कंपनी जिनके साथ यहाँ वो अटैच थे हैप्पी होम वाले, ठीक है जी, वो उनका जो है ना आया था जो एजेंट्स आगे वो हमें रिसीव करने के लिए हुँ। अपनी गाड़ियों में आए तो थे। क्या जब आप लोगों को रिहाइश मिलती है तो आपको वो खाना वगैरह और कुछ पैसे वगैरह भी देते हैं? जी, वो हमें तो मिला था बाज़ औक़ात काफ़ी लड़कों को हमने पूछा जो दूसरी कंपनी में से आए आए थे उनको खाने भी नहीं थे मिला।
ठीक है जी। तो रिहाइश जो उन्होंने खुद का इंतज़ाम किया हुआ था, वो कह रहे थे कि हमें खाने के पैसे भी नहीं मिले और अकोमोडेशन भी हम खुद के रह रहे हैं। सही। काफ़ी इस तरह के भी मामलात हैं और हमें तो उसने अकोमोडेशन भी दी थी और फूड मनी भी देता था। अच्छा, तो आपको अभी कितने माह हो गए इधर आए हुए? हमें तकरीबन 7 माह हो गए हैं। तो क्या आपका टीआरसी जो कार्ड है इधर वो बन गया क्या है? वो यही सिलसिला है ना कि हमने कंपनी जब छोड़ दी थी, जिसके ज़रिए हम यहाँ आए थे, तो उनके साथ तो हमारी अटैचमेंट ख़त्म हो गई थी सारी। तो जो नेक्स्ट कंपनी में हम आए हैं अब, तो यही हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं। ठीक है जी, इनके थ्रू ही एम्बेसी में इधर एजेंसी में जो है ना डॉक्यूमेंट्स हमारे जमा हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपका टीआरसी कार्ड भी बनवाएँगे। सर जब आपको आपकी कंपनी ने छोड़ दिया या जैसे भी आप छोड़ कर आ गए उनको, तो फिर बाद में क्या आपको अकोमोडेशन का खुद ही पे करना पड़ा हाँ, और हम खाना ज वगैरह? हाँ जी, जी, ये आपने बात याद करवा दी कि हम जितने दिन फिर रहे थे, हम खुद का जो है ना रेंट दे रहे थे। तकरीबन 2-3 माह हमने खुद का रेंट दिया जब तक हमें नेक्स्ट जो है ना कंपनी के साथ अटैचमेंट नहीं थी हुई। तो हुँ। खाना भी खुद के करते रहे हैं। वो बस इसी तरह सिलसिला चलता रहा कि जो दिहाड़ी सिस्टम होता है ना, वो करते रहे थे। ठीक है जी, कहीं 1-2 दिन कहीं काम किया, 1-2 दिन कहीं काम कर लिया, इस तरह से सिलसिला तो चला रहा। फिदा भाई यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स टीआरसी नहीं हो तो यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? क्या आपको काम आसानी से मिल जाता है? नहीं, काम मिलने में बहुत मुश्किलात होती हैं क्योंकि यहाँ का रूल है कि पहले वो पूछते हैं कि आपका टीआरसी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ठीक है जी, अगर आपका टीआरसी है तो फिर आपको जल्दी जॉब मिल जाती है, अगर नहीं है तो फिर आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि अगर कोई आपको नहीं हामी ये भरता कि हम आपका टीआरसी कार्ड बनवाएँगे तो आप फिर बहुत जो है ना परेशानी है यहाँ। जी। तो अभी आपको काम मिला हुआ है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमें काम मिला हुआ है, सैलरी भी माशाल्लाह ठीक जी। है और फूड कितना मनी भी कितना घंटे ड्यूटी कर रहे हैं आप? हम तकरीबन 10 घंटे कर रहे हैं, बाज़ औक़ात ओवरटाइम भी हो जाता है। अच्छा फ़िदा भाई यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना वो सवाल करते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है ना मतलब आम तौर पे कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है? यहाँ मैक्सिमम तो आप कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ 14 घंटे भी लड़कों ने ड्यूटी की है, 12 घंटे भी की है और समझ लें कि 10 घंटे तो नॉर्मल है, जी। तो ठीक है। ये 8 घंटे वाली जॉब मिलने के कितने परसेंट वो चांसेस होते हैं? आपके चांस जो है ना समझ लें कि बहुत ही कम है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि 10% आपके जो चांस है 8 घंटे की ड्यूटी और के। जिसमें 8 घंटे ड्यूटी होती है उसमें सैलरी कम से कम कितनी और ज़्यादा से उसमें ज़्यादा कितनी सैलरी हो सकती आपकी 8 घंटे की वो बहुत ही मैंने कम ही देखी है। तकरीबन यहाँ के है ना समझ लो कि 2400 रौन लई जिसे कि बोलते हैं, इतनी हो गई है? या इसी में 2200 खाना हो गई या वगैरह 200 2000 हो गई। खाना वगैरह भी हाँ, इसी में? खाना और रिहाइश का भी वो कर देते हैं, बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि खाना अपना होगा, रिहाइश हमारी होगी। क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी में ज़्यादातर जो है सैलरी कम होती है। जी। तो अभी आपको रोमानिया जो है वो यहाँ पर आके आपको क्या लगता है कि आपने ठीक किया है या नहीं ठीक किया? जो भी आपको जैसा ज़ाहिर आपको बात लगता है। है, बंदा जो भी अपने घर से निकलता है, अच्छे के लिए निकलता है। जी, वो जी। आगे जाके उसका जो माहौल मिलता है, वो फिर अपना ज़हन भी उसका फिर वही उसी हिसाब से बनता जा रहा है कि अब हमने यहाँ ठहरना है। बाज़ औक़ात हमारे इतने ज़्यादा दोस्त हैं, वो इटालिया चले गए हैं, जर्मनी चले गए हैं, यहाँ से स्पेन चले गए हैं। बस इसी प्रॉब्लम्स की वजह से कि जी, टीआरसी कार्ड नहीं बन रहे, जॉब ज़्यादा करनी पड़ती है, 14 घंटे की, 12 घंटे की जो लोगों की नहीं थी हो रही। वो इसी वजह से वो यहाँ से छोड़ के तो आगे चले गए हैं, टंकी लगा के। जी। फ़िदा भाई यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा बाहर पाकिस्तानियों को मिलते भी होंगे। तो आपको कितने लोग जो हैं 100 में से कितने लोग जो है वो मतलब खुश आपको मिलते हैं और उनकी जॉब वगैरह हुई होती है और टीआरसी वगैरह बनी होती है? वो तो समझ लें कि वकास भाई बहुत ही कम लोग हैं जो इधर ज़्यादा खुशहाल हैं कि वो कहते हैं कि हम जो है ना समझ लो कि इधर ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, वो बहुत कम है। हुँ, ठीक है ना? समझ लें कि कोई अपना टीआरसी का इंतज़ार कर रहा है हुँ। या कोई अपना समझ लो कि आगे जाने का कोई टाइम पीरियड वो निकाल रहा है कि किसी तरीके से वो ऐसा कोई वक़्त कोई मैनेजमेंट हो जाए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जी। यहाँ स्टे के बहुत कम चांसेज़ हैं लोगों के। जी, तो फ़िदा भाई यहाँ पर आपको क्या लगता है कि बगैर टीआरसी के काम जो है वो मिल सकता है या बिल्कुल ही नहीं मिल सकता? काम मिल भी जाते हैं, पर उसमें आपके देख लें कि थोड़ा-सा डाउटफुल ही हो जाता है कि अगर कोई सिक्योरिटी आपको चेक कर लेती है, बाहर जाते हुए, मार्केट में जाते हुए, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जी, 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 बिल्कुल। और क्या आपने देखा है कोई यहाँ से आपके कोई दोस्त या कोई अज़ीज़ कोई भी कोई जिसके साथ आपका टाइम स्पेंड हुआ हो और उसको कोई मुश्किल आई आई हो हाँ यहाँ जी, से हमारे इमिग्रेशन में? 7 लड़के यहाँ रहते थे, वो जब रेलवे स्टेशन पे गए थे, तो उधर कुछ सिक्योरिटी वालों ने उन्हें ना पकड़ लिया था, चेकिंग की थी उनकी। हुँ, तो उनका टीआरसी कार्ड जो है ना नहीं था बना हुआ और पासपोर्ट पे वीज़ा भी उनका एक्सपायर हो गया था। जी, तो फिर उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया था और बाज़ को डिपोर्ट भी कर दिया था यहाँ से। जी। तो आप क्या कहते हैं कि वहाँ पर एजेंसियों के साथ बात करके आनी चाहिए?
ज़ाहिर बात है उनके साथ आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेके मुकम्मल जो डिटेल है ना वो लेके वहाँ से आना चाहिए, क्योंकि हमने भी नहीं थी ली और बड़ी मुश्किलात का सामना किया इधर आके। हुँ। और वो बताते भी नहीं हैं एजेंसियों वाले मुकम्मल डिटेल के वहाँ आगे जाके आपको क्या मुश्किलात होगी। अच्छा, फिदा भाई जब वहाँ से बंदा यहाँ पर एंटर हो जाता है रोमानिया में और जब आप अपनी कंपनी में आ जाते हो, तो क्या एजेंसी वहाँ से कोई आपकी हेल्प कर सकती है? पीछे से एजेंसी ने हमारी तो कोई हेल्प नहीं की, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। हम यहाँ आके समझ लें कि बहुत ज़्यादा जो है ना हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 1-2 दफ़ा हमने अपने पीछे जो कंपनी जिसके ज़रिए हैं, उसके चेयरपर्सन से बात भी की है। पर हुँ, उसने भी कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। चलो मैं बात करता हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं करवा दूँगा, वरना मतलब जो उनसे हो सकता था उन्होंने जो किया। उनसे हुआ वो किया। और बल्कि ना करने के मुताबिक ही है जो उन्होंने किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ हमने खुद का ही जो है ना सर्वाइव किया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखनी पड़ती हैं। पहले फिदा भाई मैंने एक वीडियो में ना एक अरसलान लड़का था इधर मेरे को वो यहाँ पे बुखारेस्ट में मिला। तो उससे मैंने इन्फॉर्मेशन ली, वो बेचारा जो है ना काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त तो परेशान था। अभी तो मैं उससे मिला था तो वो भी जॉब पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जो उसके पास थी इन्फॉर्मेशन अभी जब वो आया हुआ था तो वो उसने बताया तो काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने मतलब माइंड किया। तो आप क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो 100 में से 50 मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर 100 में से 30 लड़के जो है ना, वो भी बहुत मुश्किल यहाँ पर मतलब उनको टीआरसी और ये सब अवेलेबल है और उनकी बहुत कंपनी मुश्किल अच्छी है। हैं। बाकी ये है कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ और आप देख रहे हैं, यहाँ पर काम तो मिल ही जाता है, हाँ ठीक जी। है। लेकिन ये कुछ कन्फर्म नहीं होता जो कंपनी आपको काम दे रही है बगैर टीआरसी के, तो कब वो आपको आउट कर देगी और कब वो आपको बोल देंगे, ये आप थोड़ा बता दें। हाँ जी, यही है, वो कहते हैं कि जी इसका प्रोसेस जो है ना मुकम्मल टीआरसी का वो तकरीबन 4 से 5 माह के दरमियान का है, वो जो हुँ। पीरियड बताते हैं। और बगैर उस टीआरसी के मतलब कन्फर्म नहीं होता कि ये कन्फर्म जॉब नहीं पे है। कब तक रख रहे हाँ हैं जी, हमें। वो यही है कि अगर आपने 3 माह लगा दिए हैं वहाँ जॉब पे और आपका टीआरसी का प्रोसेस भी मुकम्मल हो रहा है, तो आपको उतनी देर तक कोई आपको कन्फर्म नहीं है कि वो आपको जॉब पे भी रखेंगे कि नहीं। अगर वो आपको जॉब से किक आउट कर देते हैं, तो आपका वो प्रोसेस जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया हुँ, टीआरसी का। आगे आपने जहाँ भी कंपनी जाना है, फिर आप 3-4 माह काम करेंगे, टीआरसी का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो फिर आपका वो बनेगा। तो यही बात है कि जॉब्स पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो फिदा भाई ये बता दें, देखें मेरी तो टीआरसी बनी हुई है, जो मेरे भाई हैं वो मेरी बात का यकीन नहीं करते। तो आप तो इधर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को मिले हैं, उनके पास टीआरसी है और वो दूसरी जगह से काम छोड़ के आए हैं। तो टीआरसी के क्या बेनिफिट होते हैं और ये दोबारा फिर वर्क परमिट क्यों निकालना पड़ता है? क्या प्रॉब्लम है ये ये? जी रोमानिया का लॉ है। अगर आपने एक कंपनी से टीआरसी बनवा लिया ना अपना, तो अगर आपने वो कंपनी छोड़ के कहीं दूसरी कंपनी में काम करना है, तो फिर वो टीआरसी उनके नाम का बनेगा, उस कंपनी के नाम का बनेगा। तो ठीक इस है? टीआरसी के फिर क्या फ़ायदे हैं मतलब इस अगर ये टीआरसी के यही फ़ायदे हैं कि आप पाकिस्तान में जब मर्ज़ी आपका दिल चाहे आप जा सकते हैं, इन आउट हो सकते हैं। यही हुँ। फ़ायदा है और आप लीगल हैं। क्या आपके कोई दोस्त वगैरह मतलब टीआरसी पे गए हुए हैं ऐसे अ, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म किया उसके साथ कंपनी के साथ और हाँ कोई जी, काम भी वो नहीं? मैंने देखा भी है 1-2 दफ़ा और लोग सुने भी हैं कि टीआरसी पे अगर वो कोई वर्क परमिट पे जो है ना आपका नहीं भी निकला हुआ, तो आप इन आउट हो सकते हैं पाकिस्तान में। हुँ, ठीक है? वो कोई जो है ना नहीं है इतनी कोई आपको टेंशन। जी ठीक हो गया। फिदा भाई और आप आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास कोई आप इन भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं वो कि मैं मैसेज सब भाइयों को यही देना चाहता हूँ कि आप अगर आपका दिल है यहाँ रोमानिया में आने का, तो आप मुकम्मल डिटेल अपने एजेंट के साथ तय करके आएँ। जी हम उधर जाएँगे, हमारा कितनी देर में टीआरसी बनेगा। ठीक है तो जी, हमें जाते ही काम मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, हमें बैठना पड़ेगा, क्या मसला है? सारे मसले आप जो है ना तय करके तो उधर से अच्छा निकलें। फिदा भाई आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, मैंने भी देखा है कि यहाँ पर रह के भी हम लोग जब टीआरसी के लिए मतलब यहाँ पर रह के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी कंपनी में हम काम कर रहे होते हैं, तो 3-4 मंथ तो ईज़िली लग जाते हैं ना? ईज़िली लग जाते हैं तो 3 वहाँ पर हम लोग 1 मिनट का भी जो है ना एजेंट लोगों को टाइम नहीं देते। अगर उनके मुँह से निकल गया ना कि भाई 40 दिन में आपका वर्क परमिट आ रहा है, हाँ, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर और इधर आके हम लोगों ने खुद फेस किया कि वो वहाँ पर बैठ के सिर्फ़ इनसे मैसेज पे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कुछ इनका भी नहीं सर तो कर नहीं पाड़ नहीं, सकते नहीं ना। कुछ भी नहीं कर सकते वो। हाँ, इधर का जो पाकिस्तान का लॉ है वो पाकिस्तान की हद तक रह जाता है। हुँ। और जब आपने रोमानिया आना है तो आपके रोमानिया में टोटल न्यू डॉक्यूमेंट्स तैयार होने हैं। अभी जिस कंपनी में आप लगे हुए हो उधर कितना टाइम हो गया आपको? हमें तकरीबन तीसरा मंथ चल रहा है। और आपका परमिट निकल आया क्या आपको कन्फर्म है? वो उन्होंने तो कहा है कि कुछ लड़कों के निकल आए हैं और कुछ के जो है ना निकलने तो हैं जो अभी। भाई बार-बार अपने एजेंट हज़रात को मतलब ऐसे भी
तंग करके और कहते हैं कि भाई जैसे मर्ज़ी करो ये वो। उनको आप क्या मैसेज दोगे कि सब्र करना चाहिए या कि मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपना देखो जब जब कोई बंदा 3-4 माह वेट करके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेता है तो उसकी उधर जिधर वो गाँव से रहता है, शहर में रहता है, उसकी उधर मोहल्ले में बेइज़्ज़ती जो होती है वो अलग है और जो उसने वेट किया बैठ के सब काम छोड़ के, वो टाइम जो गया वो भी ज़ाया होता है। क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं कि उनको वेट करना चाहिए या कि मतलब जो टाइम दिया उस पे डट जाना चाहिए कि भाई नहीं जो भी है वो मेरा इधर। ज़ाहिर बात है, वो समझ लें कि एक मजबूरी में भी आ जाता है कि हुँ, अगर उन्होंने आपको 2-3 माह का या 4 माह का टाइम दिया है, टाइम पीरियड, तो वो फिर आपको वेट तो करना पड़ेगा अपने टीआरसी के लिए, ठीक हुँ। है? क्योंकि अगर आपका टीआरसी बन जाएगा तो तकरीबन 60% 70% आपका ज़हन जो है ना वो मुतमिन हो जाएगा। आप कहीं भी रोमानिया में आ जा सकते हैं, तो कहीं भी। क्या इसमें कुछ ये एजेंसियों का भी कसूर होता है कि वो लेट वर्क परमिट आ रहे होते हैं और ये जानबूझ के भी करते हैं? क्या ऐसा कुछ आपने देखा है? नहीं, जानबूझ के जहाँ तक मैंने देखा है और मैं इनके कैपिटल में भी रहा हूँ बुखारेस्ट में, हुँ, रोमानिया के, जो मैंने हालात देखे हैं कि जो इमिग्रेशन के ऑफ़िस है ना, उधर से भी लेट होते हैं काम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा उनके पास होता है और स्टेप बाय स्टेप वो वर्क परमिट और निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये भी मैसेज करते हैं, भाई मेरा तो 40 दिन में आ गया, मेरा 50 दिन में आ गया। उनके लिए आप उनको भी ज़रा तफ़सील के साथ बता दें कि ये मैंने भी बताया, मैंने कहा यार 45 दिन का इधर टाइम होता है होता और है। इसमें कुछ पता नहीं होता 10 दिन के बाद निकल आए और कुछ पता नहीं होता 45 दिन मतलब पूरे लग वो जाएँ। आपका स्टेप बाय स्टेप निकलते हैं ना, जितने लड़कों के जमा हुए और होते हैं पेपर। ये भी कन्फर्म नहीं होता कि आपने जिस एजेंसी में डॉक्यूमेंट्स दिए, उसने आगे तो दे दिए हैं, हुँ। लेकिन वो जो कंपनी का मालिक है, वो आपका नौकर थोड़ी है कि वो भाई उसी वक़्त उठ के आपके नहीं, इमिग्रेशन में नहीं, कागज़ देने वो चला जाएगा। उसकी चलती भी नहीं है क्योंकि इमिग्रेशन है वो गवर्नमेंट का ऑफ़िस है, ठीक हुँ, है जी। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपके वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयी हैं, उनके ऐसे स्टेप बाय स्टेप निकालने हैं आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हुँ। ठीक है ओ जी, उस पे वर्क परमिट बाद निकलने हैं। टाइम आप लोगों ने देखा है कि कंपनी का मालिक फ्री नहीं है, मतलब वो इधर-उधर किसी और दूसरी कंट्री में गया हुआ है, 10-20 दिन रह के आ जाता है और वहाँ पर मैंने देखा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना सवाल करते हैं। एक एजेंट ने भी मतलब एक एजेंसी का मालिक था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, उसने मेरे से राब्ता किया, उसने कहा विकास भाई लोगों को अगर आप देखें आप अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप लोगों को ये भी गाइड करें कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखो जैसे भी इनका काम होगा हमें कुछ 10-20 हज़ार मतलब जितनी भी हमारी प्रॉफ़िट है वो हमें तभी मिलेगी ना जब इनका काम होगा। ज़ाहिर बात है जी, ये तो बात वाक़ई ठीक है, बिल्कुल, हुँ, करेक्ट है कि जब तक हमारा काम नहीं होगा, किसी एजेंट को भी तो फ़ायदा नहीं ना होगा। हुँ। जब हमारा काम होगा तो जो उनकी कमीशन है वो भी तभी पूरी होगी। एक भाई था मेरा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक भाई था मेरा मतलब दोस्त है, दोस्त भाई जैसे होते हैं अगर अच्छे हों तो। तो उसको मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा थोड़ा वेट कर लो लेकिन वो बाज़ नहीं आया। उसने अपनी मतलब पेमेंट वहाँ से जिस एजेंसी से भी किया था उसने वापस ली और उसके 10 दिन बाद दूसरे लोगों के वर्क परमिट आ गए और उसका भी आ गया। लेकिन वो एजेंसी का मालिक बोलता है कि ठीक है मेरा जो नुकसान हुआ ओके नो प्रॉब्लम। उसने कुछ पैसे भी काटे लेकिन उसको दोबारा परमिट नहीं दिया और अभी तक वो बेचारा ज़लील हो रहा है। मैंने भी उनसे 1-2 मरतबा रिक्वेस्ट की है लेकिन वो नहीं मान रहे। उन्होंने बोला कि नहीं भाई जिस बंदे में 1 दिन का भी सब्र नहीं है ये बदमाश होगा अपने घर में होगा या भाई अपना काम खुद ख़राब नहीं करो, थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे भी दोस्त हैं यहाँ पर कि उनको 1-1 साल में बड़ी मुश्किल से मतलब वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो यहाँ पर हैं काफ़ी ज़्यादा दोस्त उनसे भी मैसेज पे बात करते हैं। मुझसे भी आप लोगों ने देखा होगा वीडियो पे के नीचे जो कमेंट किए होते हैं कि विकास भाई यहाँ से आगे जाना कितना आसान और कितना मुश्किल है। वो भी मैं फ़िदा भाई से पूछ लेता हूँ क्योंकि अगर मैं बताता हूँ तो आपको लगता है कि ये अपने पास से बता रहा है। तो फ़िदा भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा दोस्त क्योंकि ये इन्होंने बहुत मुश्किल वक़्त भी गुज़ारा है, ठीक है। और इनके पास से मतलब जहाँ पे ये रहे थे ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पर ये अकोमोडेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर ही सब बंदे देखेंगे ना कि यार कम से कम रेट में जो है ना अकोमोडेशन मिले। तो जिनको काम नहीं मिलता या कुछ परेशानी होती है तो वो ऐसी अकोमोडेशन में जाते हैं, सब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ से मुझे भी पता चला है कि काफ़ी ज़्यादा लड़के आगे गए हैं। तो फ़िदा भाई से पूछते हैं कि कितना पैसा लग जाता है और कितनी आसान और कितनी मुश्किल होती है ये गेम? जी फ़िदा भाई जी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे जो दें। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ना कि जहाँ वो लोग यहाँ से गए हैं, क्योंकि हमारे साथ जो आए थे काफ़ी लड़के आगे चले गए हैं। हुँ, आपको भी पता है जहाँ हम अकोमोडेशन में रह रहे थे तो तकरीबन वहाँ से 10-15 लोग तो हमारे उधर रहते हुए गए थे, हुँ, ठीक है। तो वो यही बता रहे थे कि ज़ाहिर बात है जहाँ ये जो डंकी लगा के लोग जाते हैं उनमें मुश्किलात भी हैं, ठीक है। आप अगर पकड़े जाते हैं तो डिपोर्ट भी हो सकते हैं डायरेक्टली पाकिस्तान में ही, रोमानिया नहीं पाकिस्तान में ही आपको भेजेंगे। तो उसमें ये है कि यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा पैसे दे के जा रहे हैं।
तकरीबन 3500-4000 यूरो तक लोग दे के जा रहे हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन और है। कम से कम कितने में हो जाती है मतलब गेम, अगर कोई कम में जाता भी है कुछ कम का तो मैंने सुना भी नहीं है कि अभी जो लोग जा रहे हैं ना, वो जी। तकरीबन और तकरीबन 3500 से लेके 4000 से प्लस जा रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो यही सिलसिला है, तो वो तकरीबन पाकिस्तान का 8-9 लाख बन जाता है तकरीबन। जी जी। इतने पैसे अगर देखें तो अगर आप इधर रोमानिया में आते हैं तो आप यही समझ लें कि 3500 या 4000 यूरो से प्लस आपको दे के यहाँ से जाना पड़ेगा, जी, वैसे नहीं। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अरसलान भाई की वीडियो के नीचे भी मतलब कमेंट किए थे कि भाई अगर आप इतनी मुश्किल में हो तो आगे चले जाओ। इन्होंने भी बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा है, तो ये तो नहीं होता कि घर में इतने पैसे पड़े हुए हैं कि जाते ही मतलब अगर थोड़ी-सी परेशानी हुई तो बंदा भाग जाएगा। बहुत-बहुत मजबूर लोग भी हैं यहाँ पर, जो सोच रहे हैं कि अभी यार मैं घर भी नहीं जा सकता, यहाँ पर रह के खाना भी नहीं खा सकता हूँ और पैसे किधर से लाऊँ। और यहाँ पर बहुत-बहुत सेट भी हैं बंदे जिनका बहुत अच्छा निज़ाम है, जो कि मतलब ठीक-ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, 4-4 लाख रुपया भी कमा रहे हैं, ठीक है। 1000 यूरो तक भी सैलरी होती है यहाँ पर लोगों की और काम के लिहाज से होती है। हम लोगों को जैसे हम लोग मिडल क्लास होते हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं और अच्छी कोई मतलब हमारे पास कोई डिग्री वगैरह नहीं होती। डिग्री वालों को भी यहाँ पर मज़दूरी करते मैंने देखा है, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलती है, तो हम लोग ज़्यादा फैक्ट्री की जॉब ढूँढते हैं। और ये भी मेरे ज़हन में आ गया अभी, तो फिदा भाई क्या आप कहते हैं कि फैक्ट्री की जॉब ठीक रहती है या कि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहिए? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो है ना वो ज़्यादा सैलरी भी मिल जाती है और फैक्ट्री में आपको पता है थोड़ी कम सैलरी मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट है? और फैक्ट्री की वो जॉब अच्छी है या वकास भाई, यहाँ रोमानिया का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो तकरीबन सब लोगों को पता है कि यूरोप में ज़्यादातर जो है ना सर्दी का मौसम है, हुँ। स्नो फॉलिंग होती है। तो अब जो स्नो फॉलिंग का जो पीरियड शुरू हो गया यहाँ पे, इस दौरानिया में तो कोई बंदे जो है ना समझ लें कि बाहर काम नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन का अगर बहुत एक दिन मुश्किल है। काम करेंगे आपको क्या लगता है जो यहाँ पे ठंड के हालात चल रहे हैं, अभी तो हम जी, वीडियो बना रहे हैं धूप में बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको पता है कि रूम में रहते हैं, रूम से बस में और बस से फैक्ट्री में। जी, जी। ठीक है, 3 स्टेप में हम जाते हैं काम पे, रहते हैं 3 स्टेप में हैं। यहाँ इसके अलावा किचन में रहते हैं खाना पकाने के लिए, तो हम ज़्यादा बाहर नहीं रहते। तकरीबन यहाँ डिग्री माइनस में भी गया है, -1 डिग्री तक, तो काम बाहर करना, ठंडी हवा चलती है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा है यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है। हाँ जी, वो कुछ इलाकों में स्नो फॉलिंग हो रही है, हुँ। तो कुछ में तकरीबन जो वेदर रिपोर्ट के मुताबिक 1-2 हफ्ते तक शुरू हो क्योंकि जाएगी। आज हम लोग तो बाहर धूप में बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी आपको क्या लगता है अगर आपने जैकेट ना पहनी हो तो तो कैसा बहुत ज़्यादा सर्दी है, है? क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। यहाँ जब ठंडी हवा चलती है ना, तो एक दफ़ा पता चलता है कि सर्दी है। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम ढूँढ रहे हैं या अभी जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम में आ रहे हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? वो यही मुश्किलात हैं कि जो मौसमियात की जो तब्दीली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा समझ लो कि आदमी के ऊपर असर करती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी का सिस्टम चलता है, तकरीबन 40 से 45 डिग्री में लोग रह के आ रहे हैं यहाँ, और यहाँ आते ही जब यकदम इतनी सर्दी में काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है तो कुछ ना कुछ तबीयत भी ख़राब हो फिदा जाती भाई है। जो भाई उधर से आ रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया है कि विकास भाई हम लोगों को बताएं कि हम लोग किस तरह की मतलब शॉपिंग वगैरह करें, कपड़े कैसे होने चाहिए, ये वो थोड़ा बता दें। शॉपिंग ज़्यादातर तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि सर्दी के कपड़े जो है वही इस्तेमाल होते हैं। कपड़े जो हम उधर से सादा हम लोग पहले पहनते हैं, हमारा पाकिस्तान का कौमी लिबास जो है वो यहाँ पर आपको क्या लगता है ठंड रोक लेता है यहाँ पे? नहीं, शलवार कमीज़ आप कह सकते हैं कि वो इधर पहन के अगर आप बाहर निकलेंगे तो लोग आपको अजीब ही नज़रों से देखेंगे कि ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। क्योंकि बंदा जहाँ रहता है उसके माहौल के मुताबिक चलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। नहीं तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के नमाज़ लिए वो आप हमारे पास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ने के शलवार कमीज़ हमने रखी है, और वो बाहर जो पहनते हैं। ठंड है मैंने तो देखा है कि हम लोग अगर शलवार कमीज़ पहन के ऊपर जैसी भी जैकेट पहन लें उसके लेकिन साथ हमारा कवर नहीं होगी सर्दी। जी, उसके नीचे आपको टाइट्स वग़ैरह पहनने पड़ेंगे, ठीक है ना? इनर वग़ैरह पहनने पड़ेंगे, तब जाके कवर होगी, वैसे नहीं। जी, तो वहाँ से आपके कहने का मतलब है गरम कोट और ये पैंट हाँ, वो शर्ट जो लाज़मी है, क्योंकि इधर जो गारमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, पाकिस्तान के लिहाज़ से अगर देखा जाए तो। वो आपको पूरी तैयारी करके आना चाहिए, ठीक है? हर चीज़ आपको साथ लेके आ जाएँगे तो वो बेहतर होगा। जी, ठीक हो गया। आप लोगों को भाई मैंने जितना भी मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी।